भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय। ख्याति तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। मैं कुछ दिन पहले रेडिट पे एक थ्रेड पढ़ रही थी जिसमें मुझे रियलाइज हुआ कि काफी पाकिस्तान से लोग इस बारे में कंप्लेन कर रहे थे कि वहां पे एनर्जी के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, जिससे एक्चुअली मतलब उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा फर्क आया है, जिस तरह से वो पहले चीजें इस्तेमाल कर पाते थे वर्सेस अभी। तो सडनली वो थ्रेड पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अरे मतलब पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तो क्यों ना आज किसी ऐसे गेस्ट की से बात की जाए जो हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और बता पाए। बिल्कुल ख्याति, तो उसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है। और उससे पहले मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक पहले भी एपिसोड किया था पाकिस्तान के बारे में। काफी एपिसोड किए हैं वैसे तो, लेकिन अक्सर ये बात रहती है, हमारे यहाँ पे गलतफहमी रहती है कि हमें पाकिस्तान समझते हैं हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कई सारी चीजें हम नहीं समझ पाते, क्योंकि और हम लोग इस गलतफहमी में रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक पाकिस्तान इकोनॉमी 101 एपिसोड करते हैं, जिससे कि हम लोग बेहतर समझ पाए कि पाकिस्तान इकोनॉमी का थोड़ा इतिहास कैसा रहा है और आजकल के क्या प्रासंगिक विषय हैं, क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जिसे हम लोग समझ पाए। तो उसके लिए हमारे साथ एक परफेक्ट गेस्ट हैं, उज़ैर यूनुस। उज़ैर एक कॉलम लिखते हैं डॉन के लिए, काफ़ी पब्लिकेशंस के लिए वो पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं। और पाकिस्तान नॉन फिक्शन पॉडकास्ट के बादशाह हैं मैं कहूँगा, क्योंकि वो पाकिस्तानोमी नाजुक मोड भी उनका एक पॉडकास्ट था, और पाकिस्तान एक्सपीरियंस एक पॉडकास्ट है, उसमें भी काफ़ी बार आ चुके हैं। तो उज़ैर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं ऐड करूंगा कि हमें उज़ैर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी काफी जानते हैं, तो उज़ैर के लिए ये नहीं बोल सकते कि वो हिंदुस्तान के बारे में कम जानते हैं। वो दोनों के बारे में काफी पैनी निगाह रखते हैं, बहुत बार हिंदुस्तान आ भी चुके हैं। लेकिन हम अपनी अपनी खामी को पूरा करेंगे इस एपिसोड में। बिल्कुल। तो उसे इकोनॉमी में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता कि पॉडकास्टिंग एज अ मीडियम पाकिस्तान में कैसे चल रहा है? क्योंकि आप भी नॉन फिक्शन पॉडकास्टिंग इतना कर रहे हैं, तो थोड़ा आइडिया दीजिए ना हमें कि क्या पॉडकास्ट पॉपुलर है वहाँ पे? क्या वीडियो पॉडकास्ट भी चलते हैं? ऑडियो पॉडकास्ट भी लोग सुनते हैं क्या? थोड़ा आइडिया दीजिए प्लीज़। प्रणय, बड़ा हाई ग्रोथ सेगमेंट है पॉडकास्टिंग ओवरऑल पाकिस्तान में, और उसकी 2-3 बड़ी वजूहातें हैं। एक तो डिजिटाइजेशन है कि अब हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो लोग केबल टीवी या टीवी पे बैठ के इतना ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखते। स्पेशली अगर आप यंग हैं, अंडर 35, अंडर 40 हैं, तो ज़्यादातर आप फ़ोन पर ही होंगे। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स अभी यहाँ डीसी आए हुए हैं, तो वो भी फ़ोन पर ही ज़्यादातर अपना कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, व्हिच इज़ थ्रू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। तो पॉडकास्टिंग में पाकिस्तान में जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हिच इज़ जो मैंने खुद भी डिस्कवर किया पाकिस्तानों में, कि ऑडियो की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है लोगों का। इट्स टिपिकली यूट्यूब इज़ द मेन एक्सेस पॉइंट। ऑडियो ओनली पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो हैं, लोग सुनते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सुनते। और फिर मैंने नोटिस भी की चीज़ें कि लोग सुनते ऑडियो ही हैं ज़्यादातर। वो यूट्यूब पे लगा कर ही खाना बना रहा है कोई, कोई सफाई कर रहा है, या आप कहीं जा रहे हैं कम्यूट पे। बट क्योंकि मेन प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब है, तो उस पे कंज़म्पशन ज़्यादा होती है। दूसरी बात जो थी कि आपने जो कही कि हिंदुस्तान में लोग समझते हैं कि उनको पाकिस्तान के बारे में समझ है। आई थिंक समझ से ज़्यादा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो मेनस्ट्रीम में मिस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अपनी जो पॉडकास्ट है, उसकी अगर मैं एनालिटिक्स देखता हूँ, तो रफली 35% मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है। और 40% पाकिस्तान से है, बाकी जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस की आपने बात की, शहजाद इज़ अ डियर फ्रेंड, उसके भी सिमिलर स्टैटिस्टिक्स हैं। 2-3 और पॉडकास्टर्स को मैं जानता हूँ, वहाँ भी यही जो है पर्सपेक्टिव है। तो एक तरह से पॉडकास्टिंग हैज़ ग्रोन प्राइमरीली फॉर 2 रीज़न्स। डोमेस्टिकली इसलिए क्योंकि आप पॉडकास्ट पे वो बात कर सकते हैं, उस नुआंस में जा सकते हैं जो टेलीविज़न 8 पीएम शो पे लड़ाई झगड़े में आपको नहीं सुनने को मिलती। तो एक ये ड्राइवर है। दूसरा, पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर बट टू एन एक्सटेंट हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि मेन स्ट्रीम पे
एक तरह से ओवर्ट या कोवर्ट या कहीं ना कहीं से कॉर्पोरेट मीडिया की तरफ से एक तरह से सेंसरशिप का माहौल है। आप वो बात खुल के नहीं कर सकते और लोगों को हटा दिया गया। तो पाकिस्तान में जो सेकंड वेव ऑफ ग्रोथ आई है वीलॉग्स की या पॉडकास्ट की, वो उन लोगों की है जो मेन स्ट्रीम शोज पर होते थे एक ज़माने में लोग, और उनको फिर वहाँ से हटा दिया गया और फिर उन्होंने अब शुरू कर दिया अपना यूट्यूब चैनल और वहाँ से दे डूइंग रियली वेल। सम फैंटास्टिक रिपोर्टिंग कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। पर्टिकुलरली आज हम जब बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी डिसीजन आई है। तो मेरा जो कंजम्पशन है उस पूरी डेवलपमेंट का सुप्रीम कोर्ट का वो यूट्यूब है, क्योंकि देयर आर 4 और 5 वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स इन इस्लामाबाद जो टीवी पे नहीं आते, उनको आने के लिए लोग डरते हैं मेरे नज़दीक, बट वो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा कंटेंट जो है वो देते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ हाई ग्रोथ सेक्टर और उस पे काफ़ी सारे लोगों ने जो है अब अपने-अपने चैनल्स खोल लिए हैं, बट प्राइमरीली वीडियो है। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, हिंदुस्तान में भी कुछ हद तक इस तरीके से ही हो रहा है कि यूट्यूब अभी काफ़ी पॉपुलर है। ऑडियो ओनली पॉडकास्ट का थोड़ा नीश सेगमेंट है अभी भी, लेकिन हाँ, ये सिमिलैरिटी दिखी। तो ख़ैर अब आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा इस एपिसोड को, क्योंकि हमारा रेफ़रेंस पॉइंट हमेशा इंडियन इकोनॉमी रहा है और हमारे लिसनर्स का भी वो होगा। तो हम लोग एक पहले सेगमेंट में कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी समझने की कोशिश करें 1991 के पहले और इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से चीजें हो रही थी वहां पे, और फिर 1991 जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ उसके बाद क्या हुआ और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में सेकंड सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मतलब थोड़ा इतिहास में ही चले जाते हैं और इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं। तो हम लोगों ने सुना है, कभी लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से ओरिजिनल एशियन टाइगर कहा जाता था, क्योंकि कई चीजें थी जब आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स डबल डिजिट में पहुंच गई थी 1965 में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा था कि पाकिस्तान में बी ऑन इट्स वे टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक माइलस्टोन that so far has been reached only by one other populous country, the United States. तो काफी आशाएं थी, काफी एक्सुबरेंस था। तो थोड़ा समझाइए ना, तब क्या हो रहा था पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था? जी देखिए, 47 के बाद जब पाकिस्तान बनता है, दो विंग्स होते हैं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इन पर्टिकुलर वेस्ट पाकिस्तान जो था वो फ्रंटियर एसेंशली था ब्रिटिश राज का। तो जब मुल्क बना तो एज सच उसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट उस तरह से नहीं थी जितनी इंडिया प्रॉपर में थी एट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एसेंशियली एंड द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो अगर हम कंपेयर करें, ऐसे लोग कहते हैं मुंबई और जो कराची हैं, देयर काइंड ऑफ सिस्टर सिटीज। कल्चर एक तरीके का है, गुजराती वहाँ रहते हैं, इस्माइली रहते हैं, बोरी रहते हैं। कराची में प्री पार्टीशन एक बहुत बड़ी हिंदू सिंधी पॉपुलेशन होती थी। लेकिन अगर उस पर भी हम कंपेयर करें तो मुंबई के मुकाबले में कराची बहुत छोटा शहर था, एक स्लीपी विलेज था जो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म हो गया माइग्रेशन की वजह से। अम, तो उसकी वजह से हुआ ये कि जब आपने एक लो बेस से स्टार्ट कर रहे हैं और जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कनाल्स बनाने हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है, तो एक ग्रोथ रेट नेचुरली आपकी हाई होगी क्योंकि आपकी बेस बहुत छोटी है। तो नंबर 1 तो ये था। नंबर 2 उसके अंदर लेकिन ये था कि क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से अपस्टार्ट नेशन थी, तो उसपे एक एक जो है व्यू था ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान के अंदर जो माइग्रेट करके ख़ानदान आए थे काफ़ी सारे इंडिया से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से वगैरह। ईस्ट पाकिस्तान में ऑब्वियसली बंगाल का एक अपना कल्चर और एक अपनी इकोनॉमी थी। तो ये था कि कुछ करना है अब। तो जब आपने कुछ करना शुरू किया, इवन दो पॉलिटिकल क्राइसिस था, लियाकत अली खान गेट्स असैसिनेटेड, मोहम्मद अली जिन्ना क्विकली पासेस अवे आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट 50s के अंदर डिस्पाइट अ कू ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। इस मोमेंटम के अंदर एडेड जो फ्यूल था, यानी कि ईंधन जो डाला गया, वो ये था कि पाकिस्तान ने एक चॉइस मेक की बड़ी शुरू में कि उसने अमेरिका के साथ जाना है इन द कोल्ड वॉर। तो सीटो सेंटो के दरवाजे खुले। सीटो सेंटो के दरवाजे खुलने के साथ आपको एक तरह से अग्रेसिव अमाउंट्स ऑफ अमेरिकन असिस्टेंस एंड एड आने लगी, बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री। उससे उसके साथ जुड़ी हुई थी एक्सपर्टीज, हार्वर्ड ग्रुप और ये सब। तो इकोनॉमिक थिंकिंग केम इनटू पाकिस्तान एंड अगेन क्योंकि आप अपस्टार्ट नेशन है, कोई एक तरह से ब्लैंक स्लेट है, लार्जली स्पीकिंग, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ।
तो आपने अडॉप्ट करना शुरू कर दिए जो उस जमाने की मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग थी, इवन दो देयर वाज अ डिक्टेटरशिप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम भूल जाते हैं, इन पर्टिकुलर आज के पाकिस्तान में पाकिस्तानी ये बात भूल जाते हैं, ऑल्दो कुछ लोग अब इस पे ज्यादा बात करना शुरू कर दें, तो लोग पीपल आर रिमेम्बरिंग दिस नाउ कि ये जो ग्रोथ थी ये बड़ी अनइक्वल ग्रोथ थी और एक तरह से ये ग्रोथ फाइनेंस की जा रही थी व्हाट वाज देन ईस्ट पाकिस्तान एंड टुडेज बांग्लादेश उसकी रिसोर्सेज से, क्योंकि वहाँ एक तरह से नेचुरल एंडाउमेंट का सरप्लस था, जूट वगैरह, और जूट ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करके वेस्ट पाकिस्तान लाई जाती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ हो रही थी और फिर वहाँ से एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान वाज फाइनेंसिंग द लार्जर डेवलपमेंट ऑफ इसेंशियली व्हाट वाज वेस्ट पाकिस्तान। तो अगर आप आर्काइव्स पढ़ें इवन असेंबली डिबेट्स के 50s के, तो आपको नजर आएगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ज्यादातर यही कंप्लेन कर रहे होते थे कि ये अनइक्वल चीज चल रही है कि हमारी रिसोर्सेज हमारे मुल्क में या हमारे एरिया में नहीं लगाई जा रही और आप दूसरी तरफ उसको लेके जा रहे हैं, तो इसको बैलेंस करें। उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर पोस्ट 60s एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। 71 में इंडिपेंडेंस हो जाती है बांग्लादेश की, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक तरह से पॉलिटिकल अपहीवल जो है वो एक अलग लेवल पे चले जाता है। अब उस पॉलिटिकल अपहीवल की जो 2 या 3 बड़े ड्राइवर्स थे, वो तो एक सिविल मिलिट्री तनाव था, ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप थी, डिक्टेटरशिप खत्म होती है, मुल्क टूट जाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो आ जाते हैं, बट दैट टेंशन परसिस्ट्स। नंबर 1। नंबर 2, ये कि ये जो ग्रोथ मॉडल था जो हम कह सकते हैं 50s थ्रू 70s चला, पाकिस्तान 20 साल के लिए चला रफली स्पीकिंग, उसके अंदर क्योंकि आपने इतनी तेजी से ग्रोथ की, तो उस तेजी से ग्रोथ करने का एक डाउनसाइड ये था कि वेल्थ जो है और इनकम जो है और पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई। तो महबूबुल हक के फेमस आर्टिकल या उनकी रिसर्च का एक चीज जो है वो आज तक लोग याद रखते हैं कि पाकिस्तान में 22 खानदान जो हैं वो चला रहे हैं। तो ये 22 खानदान बड़ा एक हेडलाइन बन गए पाकिस्तान में टू सम अप द कैप्चर दैट हैड हैपेंड ऑफ द रिसोर्सेज। हालांकि उसके अंदर कुछ चीजें एग्जैजरेटेड थी, बट इट बिकेम अ रैलिंग क्राई, राइट? जब आप कहते हैं 22 खानदान चला रहे हैं तो ये बात चलती है, बल्कि आज तक पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है इस्लामाबाद में, वहाँ डॉक्टर नदीम साहब होते हैं, नदीम हक, उन्होंने रिसर्च की है कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान में, उसको डोमिनेट 31 खानदान करते हैं। तो ये चीज बदली नहीं है सच, लेकिन ये इशू की वजह से 70s में जब भुट्टो आते हैं तो वो नेशनलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। तो एक तरह से लाइसेंस राज आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, उस नेशनलाइजेशन का डाउनसाइड इम्पैक्ट होता है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बढ़ जाती हैं। लेट 70s में भुट्टो हिमसेल्फ इज हैंग्ड, डिक्टेटरशिप इज बैक। पाकिस्तान की इकॉनमी फिर भी उसमें एक लेटेंट ग्रोथ होती है, और वो लेटेंट ग्रोथ अगेन क्योंकि सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान चलती है तो अमरीकी डॉलर आ रहे होते हैं, बट एक लेटेंट ग्रोथ चल रही होती है उसके बावजूद भी, बिकॉज ऑफ द अर्लियर market-based pro-business reforms that had been pushed in the early part of the country's founding. लेकिन by the late 80s, 90s, you see कि ये stall out हो रहा है मॉडल पूरा का पूरा, और इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली वो रिफॉर्म्स नहीं हुए, उस पर हम बात कर सकते हैं, बट अगर आप 90s तक ये खींचें इस बात को, तो 90s तक क्लियर हो जाता है कि ये जो अपस्टार्ट नेशन की ग्रोथ मॉडल है वो स्टॉल कर रही है, इसको चेंज की जरूरत है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्टेटिस्टिकली अगर हम देखें तो इफ यू लुक एट सॉर्ट ऑफ द जीडीपी पर कैपिटा of Pakistan and China in 1990, Pakistan had a higher GDP per capita than China at that point in time. तो ये that's how I view the sort of trajectory कि आप 90s तक जाते हैं, but आप उसके आगे next step नहीं ले सकते, and then the rest is part of modern history essentially. इवन हम भी हिंदुस्तान में अक्सर बात करते हैं, कई लोग ग्राफ दिखाते हैं कि 89-90 तक हिंदुस्तान से भी ज्यादा ही थी ऑब्वियसली पर कैपिटा में, चाइना से ज्यादा थी तो हिंदुस्तान से तो ज्यादा थी ही। और जब भी अर्ली 90s वगैरह में लोग काफी पॉपुलर कल्चर कंज्यूम करते थे, पाकिस्तान के सीरियल्स वगैरह, तो उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, जो शॉर्ट्स में पीछे कार्स वार्स होती थी, एटलीस्ट जो अपर मिडिल क्लास का जो दिखाया जाता था, it used to look more opulent, wealthy compared to इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लाइसेंस राज था तब तक, या तभी खुल रहा था, तो तब तक वो चीजें आई नहीं थी। एंड ऑब्वियसली बाद में वो चेंज हुआ, लेकिन मैं बोलूंगा मिड 90s तक तो कुछ वैसा ही सीन था।
हाँ, पर इससे पहले मैं थोड़ा 1965 और ये अयूब खान के पीरियड के बारे में और जानना चाहता था। उज़ैर, जैसे आपने कहा अ, उसमें मॉडल प्रो बिज़नेस था या प्रो मार्केट था? मतलब प्रो मार्केट रिफॉर्म्स हम कहेंगे, टैक्स रेट्स सबके लिए लो होंगे या फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे। इस तरीके की चीज़ें थी उस दौरान कि बस ऐसे था कि कुछ इंडस्ट्रीज़ और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लूप होल्स क्रिएट कर दिए जाएँ, जिसकी वजह से कुछ बिज़नेस पर्सन्स सक्सीड हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं हो पाते। या फिर बड़ी यूटिलिटीज को सिर्फ प्राइवेटाइज करके बिजनेसेस के हाथ में दे दिया कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये वो, तो कुछ फैमिलीज ने कैप्चर की तो फिर वो अमीर हो ही जाएंगे। हाँ, नहीं प्रणय सौरभ, इसके अंदर जो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ। एक तरह से ये था कि जो फैमिलीज थी इनको सब्सिडाइज क्रेडिट मिलता था, आप इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएं, आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो उस वजह से ग्रो किए। जो रिफॉर्म पाकिस्तान ने नहीं किया, जो इंडिया ने उस जमाने में अकॉम्प्लिश कर लिया थैंक्स टू जवाहरलाल नेहरू एंड हिज पॉलिटिक्स, लैंड रिफॉर्म था। पाकिस्तान में वो नहीं हो सका, तो वो इस तरह से नीचे तक नहीं गया पावर उस ग्रोथ का जितना जा सकता था अगर पाकिस्तान लैंड रिफॉर्म्स की तरफ भी चले जाता। तो कैप्चर तो हो रही थी रिसोर्सेज एक तरह से, लेकिन प्रो मार्केट भी था इस हिसाब से कि लाइसेंस राज ऐसा नहीं था, तो आपके पास एक तरह से एबिलिटी थी कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, हम गुजराती मेमन, तो वी केम टू पाकिस्तान फ्रॉम गुजरात साउथ ऑफ जूनागढ़ इन 1947-48। कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि मर्चेंट कम्युनिटी से थे और क्योंकि मार्केट स्टिल लार्जली ओपन थी, तो आर एंटायर कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी, बोरा कम्युनिटी इन कराची was able to grow and reach into the middle class and the upper middle class and the elite class within a generation, right? तो ये सिर्फ ये नहीं था कि कुछ खानदानों को पैसा मिल रहा था, एक ओपननेस थी मार्केट के अंदर, और दैट वाज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि a large part of the wealth was also wealth transfer from East Pakistan into West Pakistan, और ये जो है सेटअप करता है पूरे कॉन्फ्लिक्ट को पोस्ट 1965 that then leads to the breakup of the country. अ, तो उज़ैर, थोड़ा-सा जो लैंड रिफॉर्म्स पे बताएँगी क्या कि किस तरह से लैंड रिफॉर्म ना होने की वजह से एक प्रकार का कंसंट्रेशन ऑफ पावर रहता है जो ओरिजिनल जो ज़मींदारी क्लास जो था उनके साथ ही। तो उसका एक थोड़ा-सा इस पे और इलैबोरेट कर सकते हैं क्या? और आर्मी के पास भी बहुत ज़्यादा पावर थी, इवन शुरुआत से आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी एज़ एन एंटिटी विद इन पाकिस्तान, तो क्या उसका कोई असर था इनिशियल ईयर्स में पाकिस्तानी इकोनॉमी पे? और मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ दूँ उज़ैर, बस इस पे, क्योंकि जहाँ मैंने पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स कोशिश तो की गई थी 1959 में अयूब खान द्वारा, तो क्या हुआ क्या वहाँ पर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, पाकिस्तान के अंदर जमींदारी सिस्टम जो था, पर्टिकुलरली सिंध और पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान में भी था, बट दीज वर द टू एंकर प्रोविंसेस एसेंशियली। वो जमींदारी सिस्टम खत्म इस तरह नहीं हो सका, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप बहुत जल्दी आ गई। अब जब डिक्टेटरशिप आ गई तो डिक्टेटर को किसी तरह तो लेजिटिमेसी लेनी है, राइट? अब उसने लेजिटिमेसी कैसे ली? उसी तरह ली, एक एसेंशियली जिस तरह ब्रिटिश राज में अंग्रेज लेजिटिमेसी ड्रॉ करता था, बाय अलाइंग विद द फ्यूडल लैंडेड एलीट ऑफ the country or northern India में in particular, that was the model. तो पाकिस्तान में भी यही हुआ कि अयूब खान स्टार्टेड जो है वो लेजिटिमेसी चाहिए थी, ओवर्ट इजिप्शियन स्टाइल या सीरियन स्टाइल डिक्टेटरशिप नहीं आ सकती, कभी आई नहीं है पाकिस्तान में, थैंकफुली टू इन दैट सेंस, लेकिन उसको पॉलिटिकल पावर चाहिए था। तो अब जब आपने जमींदारों के साथ मिलकर पॉलिटिकल पावर ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल जुल्फिकार अली भुट्टो, सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे, वो अयूब खान साहब के साथ होते थे, और भुट्टो खानदान एक बहुत बड़ा जमींदार खानदान है, कबीला है सिंध के अंदर। तो ऑब्वियसली अब जब आपने पॉलिटिकल पावर ड्रॉ किया है इन लोगों के साथ, तो आप क्या उनकी वेल्थ ले पाएंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? द आंसर ऑब्वियसली इज नो। टू हिज क्रेडिट दो, भुट्टो जब पावर में आए 71 के बाद, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी हाफ मेजर्ड अटेम्प्ट थी, एंड देन ऑब्वियसली देयर वर अदर थिंग्स गोइंग ऑन विद द मिलिट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल। तो वो इंस्टेबिलिटी थी सिस्टम के अंदर।
ख्याति, आपका जो सवाल था कि क्या फौज इतनी शुरू से ही इतनी डोमिनेंट थी, आंसर टू दैट इज नो। इनफैक्ट जो पाकिस्तान में पहला ओवरथ्रो हुआ अर्ली 50s में, वो लेड बाय द ब्यूरोक्रेसी था। ब्यूरोक्रेट समझते थे कि हमें ज्यादा पता है इस मुल्क को कैसे चलाना है और आगे लेके जाना है, तो हम एक काम करते हैं, हम अयूब खान के साथ मिलके पावर में आते हैं, अयूब हमें ही राइट, रिपोर्ट करेगा। बिल्कुल, वो ये हाँ। नहीं अच्छा। समझे कि एट द एंड ऑफ द डे अथॉरिटेरियन सिस्टम चलता ही बंदूक की नोक पर है। तो बंदूक तो हाँ। अयूब खान और फौज के पास थी, तो वहां से पावर शुरू होता है और वहां से फिर जिसे हम मिलिट्री इंक कहते हैं, फौज के बिजनेस इंटरेस्ट बनना शुरू होते हैं। लेकिन इवन अप अंटिल द 70s वो इस लेवल पे नहीं पहुंचे थे जहां आज हैं या जहां 80s में पहुंचे। 80s के अंदर इन पर्टिकुलर जियाउल हक की डिक्टेटरशिप में मिलिट्री का एक अलग तरह का पावर उभर के सामने आया पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर वॉर इन अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था, क्योंकि इट गेव द आईएसआई अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द कंट्री। बट ओवरऑल 70s तक हम ये नहीं कह सकते कि इतनी डोमिनेंट थी फौज। रेजिस्टेंस थी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते थे अयूब खान के खिलाफ। हुँ। ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चल रही थी। पॉलिटिक्स वाज प्रीटी रोबस्ट। अब उसको अयूब की डिक्टेटरशिप ने और उसके बाद कंसिस्टेंटली हॉलो आउट किया गया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूनियंस बैन कर दिए गए, एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो गई। मुल्क का कैपिटल कराची से हटा के इस्लामाबाद इन पर्टिकुलर, इस एक वजह यही थी कि कराची में ताजिर हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविटी है, बिजनेस हब है, तो लड़ाई झगड़ा अगर होगा तो कराची लॉकडाउन में जाएगा। आप इस्लामाबाद चले जाएं, एक नया शहर बना दें, वो पिंडी के बराबर में है, तो कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब होने लगी तो फिर फौज का जो किरदार है एक तरह से वो बढ़ता गया और उसे रोल बैक करने की कोशिश भी की गई। तो एवरी टाइम इट वाज 2 steps बैक एंड 1 step फॉरवर्ड इन दैट ट्रैजेक्टरी। क्या उधर पाकिस्तान में भी प्लानिंग कमीशन जैसे इंडिया में बहुत एक पावरफुल बॉडी बन गई थी नेहरू के अंडर में और बनी रही बहुत साल तक, तो क्या वहां पर भी ऐसा कुछ इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया गया था हिंदुस्तान को देखकर, या इन जनरल की भाई प्लान्ड इकोनॉमी का चक्कर था क्या? बिल्कुल, बिल्कुल प्लानिंग कमीशन था। अभी भी प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। इट लुक्स आफ्टर द पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। 5 ईयर प्लान्स बनते थे, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती थी। अनइलेक्टेड इकोनॉमिस्ट और टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो सिस्टम को चलाते थे और इसी वजह से शुरू में मैंने जो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनाल्स बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, वो इसी प्लान के तहत होती थी और इसी प्लान के अंदर जो है पावर था बहुत ज्यादा प्लानिंग कमीशन के अंदर एक तरह से। लेकिन इसमें डिवाइड भी था। तो अब वो पुरानी रिपोर्ट्स अगेन, खुर्रम हुसैन, डियर फ्रेंड एंड कॉलीग ऑफ माइन, डॉन के लिए वो भी लिखते हैं। उन्होंने इस पे मेरे से ज्यादा तहकीक की है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अपनी रिपोर्ट्स में यही लिखते थे कि देखें अनइक्वल ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, खुर्रम ने एक दफा पब्लिकली लिखा या कहा भी है इस पे कि आप सिर्फ उठा के देख लें नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स का चार्ट, तो आपको नजर आ जाएगा कि अनइक्वल ग्रोथ कैसे हो रही थी। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ग्रो ही नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान में ग्रो कर रहे थे। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ स्टॉल आउट कर गई, एक पर्टिकुलर रीजन उसका ये भी था कि पाकिस्तान ने उतनी इन्वेस्टमेंट्स ह्यूमन कैपिटल में नहीं की जितनी फॉर एग्जांपल इंडिया ने शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आईआईटीज बनाए, आईआईएम्स बनाए, प्राइमरी स्कूलिंग जैसी भी इंडिया में ऑब्वियसली स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन, बट मच बेटर देन पाकिस्तान। आउटकम्स आर मच बेटर देन पाकिस्तान। सो फॉर एग्जांपल आज अगर हम यूथ लिटरेसी देखते हैं साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, सार्क के अंदर, तो अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान सिर्फ अकेला मुल्क है जिसकी यूथ लिटरेसी अंडर 90% है। बाकी सारे ममालिक 90+% पे जा चुके हैं। और इनफैक्ट अगर हम सिर्फ खवातीन की यूथ लिटरेसी देखें तो 1 in 2 यंग पाकिस्तानी वुमेन आर इलिटरेट। तो जब आपने एक ग्रोथ स्पर्ट दिया लेकिन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली इट्स जस्ट इकॉन 101, वो ग्रोथ जो है वो स्टॉल आउट कर जाएगी और फिर वही हुआ। इससे मुझे आपने बोला कि औरतों की इतनी कम अगर यंग लिटरेसी है, तो
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसा है औरतों का, जो एक इम्पोर्टेंट नंबर होता है जिसको लेके हम हिंदुस्तान में बहुत दुखी होते रहते हैं। हमारा नंबर बहुत ही बेकार है और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या इसके लिए किया जाए, नहीं किया जाए। पाकिस्तान का मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से अच्छा है जितना मुझे लगता है, लेकिन या हमारी गलतफहमी है, ये भी हमको शायद नहीं, जानना आई चाहिए। थिंक I'll have to look up the data, but मैंने कुछ साल पहले इस पे लिखा भी था और कंपैरिजन किया था, but to what I remember, Pakistan is much worse अच्छा, in terms of ओके। female labor force participation. हुँ, और ये एक रिपोर्ट आती है हर 5-6 साल बाद, पाकिस्तान हेल्थ PDHS, Demographic and Health Survey. It's the अच्छा। most detailed survey on demography and health in Pakistan. तो उस पे अगर, और बांग्लादेश में भी आती है सिमिलर सर्वेज डन इन इंडिया एज वेल, तो हुँ, उसका मैंने कंपैरिजन किया था। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, बट ओके, पाकिस्तान इज नॉट एज, it's a much worse place for women compared to the rest of the subcontinent, generally अच्छा। speaking. But again, उसके अंदर नेशनल लेवल एक चीज हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि ये सारे बड़े बड़े मुल्क हैं। पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन है, स्टिल स्मॉलर देन उत्तर प्रदेश, राइट? हुँ, इंडिया की आबादी, तो नेशनल लेवल स्टेटिस्टिक्स जो हैं हाइड कर जाते हैं डिस्पैरिटी इन रीजन। फॉर एग्जांपल, बलोचिस्तान इज मच वर्स देन इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, खैबर पख्तूनख्वा इज मच वर्स than that, but Karachi, if you probably look at it, is probably better than Uttar Pradesh, which is गॉट इट, similar. So ऑफ we have कोर्स, to take into account north, या south, and regional disparities हाँ, as well. और प्रोबब्ली कर्नाटका, तमिलनाडु बहुत बेटर होंगे उस सेंस Exactly. में, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा उधर देयर वाज वन पीरियड जब अयूब खान के टाइम एक मॉडल ट्राई किया गया और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम थोड़ा मॉडल अलग हो गया, ही वाज फ्रॉम द लेफ्ट लीनिंग, तो ज्यादा स्टेट एंटरप्राइजेस वगैरह हैं। तो वो शिफ्ट कितना ज्यादा हुआ, मतलब क्या पूरा मॉडल बदल दिया गया? वाज देयर suddenly a large number of public sector units? Was nationalization done like we had in India, of nationalization of bank 1969? We also had a extensive period of nationalization of many other industries. तो उस तरीके की चीजें हुई क्या? बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दो बड़ी चीजें थी जो पॉलिटिकली वो करना चाहते थे। एक जो लेबल था वो था इस्लामिक सोशलिज्म, और दूसरा लेबल था रोटी कपड़ा मकान। अब उन दोनों की अंडर इकोनॉमिक साइड के ऊपर होलसेल नेशनलाइजेशन हुई, शिपिंग कंपनीज की, बैंक्स की, इंश्योरेंस की, अक्रॉस द होल इकोनॉमी। तो सौरभ, जो आपका सवाल था प्लानिंग कमीशन का रोल और उसका पावर, वो सरकार का पावर बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है, लोग डिसएग्री करते हैं कि उसका कितना डाउनसाइड इम्पैक्ट था। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, बड़े जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि उसके बावजूद, नेशनलाइजेशन के बावजूद, इन कंपनीज की ग्रोथ बढ़ी, इनके प्रॉफिट्स बढ़े, इनको प्रोफेशनली रन किया गया भुट्टो के ज़माने में। मेरे जैसे लोग कहते हैं कि आप बड़ा छोटा-सा व्यू ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में डैमेज हुआ। इन इंस्टीट्यूशंस को सरकार ने इस्तेमाल किया नौकरियां देने के लिए, अपनी चीज़ें अकॉम्प्लिश करने के लिए, जो होता है टिपिकली, बट इट वाज़ अ होलसेल नेशनलाइजेशन। और इनफैक्ट पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर कॉलमनिस्ट होते थे जिनको मैं पढ़ के बड़ा हुआ, अर्दशीर कावसजी साहब। हुँ, ही वाज अ पारसी फ्रॉम कराची। तो उनकी पूरी बिजनेस जो है, ही वाज अ बिग एंटी पीपीपी पर्सन एंड अ फिनोमिनल एक्टिविस्ट एंड अ फिनोमिनल राइटर। बट उनका पूरा बिजनेस जो था कावजी खानदान का, शिपिंग लाइन, वो सारी की सारी नेशनलाइज कर दी गई थी ओवरनाइट अंडर द भुट्टो रेजीम। तो वो नेशनलाइजेशन बहुत अग्रेसिव थी, और उस नेशनलाइजेशन का ब्लो बैक एक तरह से भुट्टो ने फिर फेस किया इन द फॉर्म ऑफ अ यूनाइटेड ऑपोजिशन। उसको फौज ने इस्तेमाल किया, और अल्टीमेटली जो है कू हुआ, and he lost his life at the end of it, which was, as the Supreme Court later called it, a judicial murder. तो मतलब प्री 1991 ट्रैजेक्टरी थोड़ी उल्टी होती हुई लग रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, थोड़ा मोटे-मोटे तौर पे। लेकिन मैं मतलब पर्सनैलिटीज़ भी इम्पोर्टेंट होती है इसमें। तो जैसे भारत में हम लोग कहते हैं कि तब तो काफ़ी पॉलिटिकल कंसेंसस था कि प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए टिल 1970s, बिफोर जगदीश भगवती एंड अदर्स स्टार्टेड राइटिंग। तो सिर्फ बी आर शेणय जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो
अगेंस्ट द ग्रेन बोल रहे थे उस वक्त। तो ऐसी कोई पर्सनालिटीज थी पाकिस्तान में हु वर सेइंग कि दिस मॉडल इज रॉन्ग, वी शुड बी चेंजिंग? आर देयर पीपल दैट आवर लिसनर शुड रीड टू गो बैक एट दैट टाइम? I can look up like some of the more detailed histories written about that era and recommend. But see, Pakistan में ये robust debate था बहुत ज़्यादा, और robust इसलिए था कि इनफैक्ट जो लेफ्ट के लोग हैं वो भुट्टो को कहते हैं कि he wasn't left enough, कि उन्होंने पावर सिक्योर करने के लिए जो कोर उनके सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स थे उनको साइडलाइन किया. एंड टू एन एक्सटेंट दैट पॉइंट इज वेरी ट्रू एंड वेरी वैलिड दैट भुट्टो मेड कॉम्प्रोमाइजेस. एक तरह से उन्होंने अपनी पावर ग्रैब के लिए आइसोलेट किया पीपल्स पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स को जो कि लेफ्ट के लोग थे. दूसरी तरफ लोग थे बिजनेस कम्युनिटी के इकोनॉमिस्ट एक्सेट्रा जो यही आर्ग्यू करते रहे कि इसका नतीजा ठीक नहीं होगा. और आप देखें कि इवन इन द कोल्ड वॉर, बिकॉज दिस इज द हेडे ऑफ द कोल्ड वॉर, हमारे पास एविडेंस आ रहा है कि सोवियत सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा. चाइना वाज स्टिल नोवेयर ऑन द मैप और अमेरिका और वेस्ट जो है वो आगे जा रहा है. तो आप क्यों इस तरह मॉडल चेंज करना चाह रहे हैं? लेकिन अगेन प्रणय, इसके अंदर ये याद रखना जरूरी है कि ये एक पॉलिटिकल मसला बन चुका था. 22 खानदान पाकिस्तान की रिसोर्सेज कैप्चर कर दी गई हैं, हमें इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें लैंड रिफॉर्म करना है. अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, गरीब के पास ना एजुकेशन है, ना हेल्थ केयर है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है. ये लेबल्स जो हैं, ये स्लोगन्स जो हैं, फिर एक इमेजिनेशन को कैप्चर कर जाते हैं और एक लेफ्ट का जो है मूवमेंट आती है पाकिस्तान में. अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट एक तरह से ये होता है, नेशनलाइजेशन से ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रिजल्ट मेरे नज़दीक, कि जो स्टेटस को है वो रिएक्ट करता है इस तरह से कि एक बार फिर जो टूटी फूटी जमहूरियत पाकिस्तान में आ रही थी वो फिर ख़त्म कर दी जाती है. और अगेन यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो, अगर हम कहें इवन व्हाइल स्टडीइंग द इकोनॉमी, ट्रेजेडी ये रही है कि लोगों की आवाज़ या लोगों का ओपिनियन जो है उसको उस तरह वैल्यू नहीं किया गया, उनको अपनी मिस्टेक्स करने की इजाज़त नहीं दी गई. तो जब आप ये करते हैं तो आप फिट्स एंड स्टार्ट्स में हर चीज़ करते हैं. तो आपने 6 साल इस्लामिक सोशलिज्म चलाया, फिर आ गए ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने कहा इस्लाम ठीक है लेकिन हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो हम एक अलग तरह का मॉडल अब बनाएंगे, तो वो उस तरफ जाने लगे. फिर 90s का अपना एक क्राइसिस आता है. तो भुट्टो का जो सिस्टम था, द वैलिड व्यू ऑन दैट वुड बी कि उसको इतनी देर चलने ही नहीं दिया गया कि हम कहें कि वो ठीक थे या गलत थे. उसको ऑब्वियसली इन द अर्ली डेज इटसेल्फ ही वाज आउट ऑफ पावर. और उसके बाद अगेन अब सरकार ने अपना फुटप्रिंट बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार जो है वो अलग तरफ जा रही है. वो फिर जो है फौज चला रही है, फौज को लेजिटिमेसी चाहिए स्टेटस को एक्टर्स की. तो अब कहानी जो है वो कैसे चलेगी? वो सोशलिज्म तो नहीं चल रहा था, वो अब फिर कुछ और हो गया. और उसके बाद जो है वो ट्रैजेक्टरी अगेन स्टार्टेड गोइंग डाउनहिल फ्रॉम देयर. बट पीपल विल देन से कि अच्छा, आप अगर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें, और उसके अंदर डॉक्टर इरशाद हुसैन ने अभी एक काफ़ी अच्छी किताब पब्लिश की है, कंपैरिजन है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों इकोनॉमीज़ की. तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि अगर हम एवरेज ग्रोथ देखें तो वो फिर भी आगे बढ़ रही थी 80s के अंदर. द रिबर्टल टू दैट ऑब्वियसली इज कि वो आगे बढ़ रही थी इसलिए क्योंकि आपको अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे, तो वो नेचुरल ग्रोथ नहीं थी इकोनॉमी की, वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ग्रोथ थी. बट अगेन दैट डेटा इज देयर एंड डॉक्टर इरशाद प्रीटी क्लियरली शोज के एक तरह से ग्रोथ स्पर्ट फिर भी मौजूद था 80s के अंदर. सर, जो आपने यूएस से जो फाइनेंसिंग की बात की, तो जहाँ तक हमारी मेमोरी में है कि हम इंडिया में जब न्यूज़ सुनते हैं तो हमेशा यही सुनते हैं कि पाकिस्तान को यूएस से ये एड मिला या आईएमएफ से ये नया लोन वाला, तो हम बहुत सालों से बचपन से सुन रहे थे. तो ये वाला सिलसिला कब से शुरू हुआ पाकिस्तान के लिए? कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को मदद करने के लिए वो एड आ रही थी, कि फाइनेंसिंग के लिए आ रही थी? मतलब ये एग्ज़ैक्टली शायद मैं नहीं समझती हूँ पूरा, तो थोड़ा-सा इसके ऊपर और बताएँगे तो? जी, ख्याति देखें, ऐसे एसेंशियली हम कह सकते हैं ये जियोपॉलिटिकल रेंट्स थे जो कि पाकिस्तान को मिल रहे थे फॉर बीइंग ऑन वन साइड ऑफ द कैंप इन द कोल्ड वॉर. और ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिल रहे थे, साउथ कोरिया को मिल रहे थे, इजिप्ट को मिल रहे थे, टर्की को मिल रहे थे, इजराइल को मिल रहे थे, बल्कि आज तक मिल रहे हैं इन मुल्कों को. पाकिस्तान को हमेशा वॉलेटाइल तरह से मिले ये हुँ, रेंट्स. तो ये रेंट्स की ज़रूरत थी क्या पाकिस्तान को? मेरे नज़दीक ज़रूरत थी एक तरह से.
अगेन द फेमस थिंग जो हमारे बड़े हमें बताते थे कि जब पाकिस्तान बना, कराची उसका कैपिटल था, तो कराची में ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट के पास स्टेपलर्स जैसी चीज़ें नहीं होती थी, तो वो थॉर्न्स जो हैं, कांटे जो हैं प्लांट्स के इस्तेमाल करके पेपर्स को फाइल करते थे। तो दैट वाज़ द सिचुएशन। पाकिस्तान को फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुसैन हक्कानी साहब ने इस पे रिसर्च भी की है। 25% ऑफ द एंडाउमेंट मिली यूनाइटेड इंडिया की और 1/3 आर्मी मिली। तो अगेन डिस्पैरिटी तो यहाँ से शुरू हो जाती है रिसोर्सेज की। एंड अगेन एज आई सेड इट्स दिस पर्टिकुलरली वेस्ट पाकिस्तान वाज द फ्रंटियर ऑफ द राज। तो यानी कि ये बफर जोन था जहाँ सिक्योरिटी नीड्स बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक आउटपुट ऑब्वियसली जो है वो कहीं और था। तो दैट ऑल मेड इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि उसको सपोर्ट मिले। लेकिन पाकिस्तान अगेन वाज नॉट ओनली इन द अमेरिकन कैंप। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो आज तो उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और वो कई सालों से बंद है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची की वो सोवियत यूनियन ने बनाई थी, वो अमेरिका ने नहीं बनाई थी। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से एक तरह से रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए था। फिर चाइना से भी एक रिलेशनशिप आगे बढ़ी और ये जियोपॉलिटिक्स पाकिस्तान ने टू एन एक्सटेंट अर्ली ईयर्स के अंदर अप अंटिल आई वुड से द सोवियत जिहाद अच्छी तरह खेली, जिसपे उसको बेनिफिट्स मिले जियोपॉलिटिक्स के। एंड अगेन इट वाज़न्ट अ यूनिक सिचुएशन, देयर वर मेनी अदर कंट्रीज लाइक दैट और पाकिस्तान को ज़रूरत थी। अब हुआ मसला ये कि वो जो रिसोर्सेज़ आने लगी, तो एक तरह से आपको आदत लग जाती है इन चीज़ों की। तो वो आदत जो है वो आज तक नहीं टूटी है और वो आदत की वजह से ही पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स वो चीज़ें करने को तैयार नहीं है मेरे नज़दीक जो उन्हें करनी चाहिए। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं न कहीं से $2-3 अरब डॉलर आ जाएँगे, वी विल गेट अनदर बेल आउट। तो ये जो मॉरल हैज़र्ड प्रॉब्लम इसको इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं, इट्स इन द प्राइवेट सेक्टर एज़ वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक्स को पता हो कि सरकार ने हर दफ़ा बेल आउट ही देना है, तो फिर वो मिस्टेक्स करेंगे, दे विल बिकम टू बिग टू फेल लाइक व्हाट हैपेंड इन अमेरिका इन द जीएफसी। और फिर मालूम है आपको कि सरकार ने बेल आउट देना है। अच्छा भाई अगर सरकार ने आपको हर दफ़ा बेल आउट देना है, तो आपको मालूम है, तो फिर आप वही गलतियाँ या कोई और नई तरह की गलतियाँ करेंगे। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। मॉरल हैज़र्ड प्रॉब्लम है और जियोपॉलिटिकल रेंट्स पाकिस्तान ने एक्सट्रैक्ट की है हमेशा। तो जैसे हम लोग रिसोर्स कर्स बोलते हैं या संसाधन का अभिशाप, वैसे ही एक एड का भी अभिशाप होता है और डिपेंड करता है कौन सा देश उसको किस तरीके से प्ले करता है। जैसे आपने कहा जापान, साउथ कोरिया ने भी यूएस का काफ़ी सपोर्ट लिया था, इनफैक्ट यूरोप मार्शल प्लान वगैरह-वगैरह, या लेकिन उनकी ट्रैजेक्टरी काफ़ी अलग हो गई कंपेयर्ड टू पाकिस्तान। तो ये बड़ा दिलचस्प एक वाकया है। इनफैक्ट साउथ कोरिया का हुँ, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हुँ, अगेन जो साउथ कोरिया के अर्ली डेवलपमेंट प्लान्स थे, वो बिल्ड किए गए थे पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर फॉर एग्जांपल। हुँ, बट ओह साउथ इंटरेस्टिंग। कोरिया हुँ, सॉर्ट ऑफ गॉट इट्स एक्ट टुगेदर। उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ाना भी है, इंजीनियर्स भी पैदा करने हैं, स्कूल्स में इन्वेस्ट, हेल्थ में इन्वेस्ट, मार्केट की तरफ भी रहना है। डिक्टेटरशिप भी वहाँ आई, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा अब इस पे लेट्स स्टिक विथ इट, राइट? तो वो हुँ, सारी चीजें अगेन दोज आर चॉइसेस एलिट्स मेक। हुँ, एंड इन अ वे पाकिस्तान की का प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान के एलिट्स जो हैं वो थोड़ा दूर आगे का नहीं सोच सके। वो इतने अपने रेगुलर गेम ऑफ थ्रोन्स में फंसे रहे और हुँ, फंसे हुँ, हुए हैं कि वो सारी चीजें जो साउथ कोरिया ने की, जापान ने की, इजराइल ने इकोनॉमिक्स की साइड पे की, वो नहीं कर पाए। टर्की ने भी कर दी, टर्की को भी बड़ी सपोर्ट मिली, नेटो का मेंबर है। और इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे 2-3 मुल्क या अर्जेंटीना जो हैं वो नहीं कर पाए वो सारी चीज़ें। आपको लगता है क्या उज़ैर, कब कई बार हम हिंदुस्तान में भी डिस्कस करते हैं और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हम उसको लेकर के हमको फ़क्र भी बहुत रहता है अपनी डाइवर्सिटी को लेकर के हम इसको करते हैं। लेकिन कहीं पर डाइवर्सिटी की वजह से जो कि जैसे साउथ कोरिया में आप बोल सकते हैं बहुत कम है। तो उसकी वजह से क्या पाकिस्तान में डेफ़िनेटली साउथ कोरिया से तो ज़्यादा है, शायद हिंदुस्तान से थोड़ी कम होगी, लेकिन साउथ कोरिया से तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या एलीट के बीच में कंसेंसस डेवलप होना और ये थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत है एलीट्स के बीच में, आपस में ही रस्साकशी चल रही है कि मैं ऊपर की तेरी टाँग नीचे। तो ये आपको लगता है क्या इसका कुछ हाल है? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट
था और है आज तक पाकिस्तान में। अगेन क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स को साइड पे रख देते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि आप सियासत पॉलिटिकल इकोनॉमी में पॉलिटिकल पहले इसीलिए आता है क्योंकि वो सबसे वो डोमिनेंट है इकोनॉमी को समझने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं शुरू में कहना चाहिए था मुझे कि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है 1973 में। ठीक है ना? तो काफी टाइम गुजर गया मुल्क बनने में और कॉन्स्टिट्यूशन ना होने में। अब उसमें आप एक तरह से एड हॉक मुल्क को चला रहे हैं। कभी आप 1 यूनिट बना देते हैं वेस्ट पाकिस्तान में क्योंकि आपको बैलेंस करना है ईस्ट पाकिस्तान की आबादी को। तो ये आपका पॉइंट सौरभ कि आप जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राइट? दैट कंटिन्यूज। फिर आप कहते हैं एक डाइवर्स मुल्क है, उसमें आप इंसिस्ट करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। आज तक पाकिस्तान में ये बहस है कि डिवोल्यूशन होनी चाहिए। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा आफ्टर द एंड ऑफ द मुशर्रफ डिक्टेटरशिप इन 2008 वाज कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट पास की। अब उस 18 अमेंडमेंट की वजह से पावर काफी हद तक प्रोविंसेस की तरफ जा चुका। अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है म्यूनिसिपल लेवल की तरफ। लेकिन पाकिस्तान में आज तक एक रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। तो जब ये सिस्टम नहीं होते और जैसे आपने कहा एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है, लोगों के ओपिनियंस हैं, कुछ लोग लेफ्ट के हैं, कुछ राइट के हैं, कुछ मार्केट फ्रेंडली हैं, कुछ जो है वो स्टेट ओन्ड फ्रेंडली हैं। उनका हल एक ही है कि उनको डिवॉल्व किया जाए पावर और सिस्टम जो है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाए। पाकिस्तान में क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म और सेंट्रलाइजेशन को हमेशा तरजीह दी गई, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हुए क्योंकि मिसट्रस्ट बढ़ा पेरिफेरी के लोगों के अंदर। ऐसे बलूचिस्तान है या कराची में एक ये व्यू पाया जाता है कि वे ट्रीटेड लाइक ए सेकंड स्टेप चिल्ड्रन। खैबर पख्तूनख्वा में जंग चली, तो वो सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते जब तक आप एक डिवॉल्व सिस्टम को एज अ फेडरेटिंग एज अ फेडरल रिपब्लिक ना चलाएं। तो अगेन पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमें अभी भी सेंट्रलाइज्ड पावर चाहिए। मेरा हमेशा से मानना ये है कि ना तो पाकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी चल सकती है बिकॉज द स्टेट इज वीक, और ना ही सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स चल सकती है बिकॉज द स्टेट इज टू डाइवर्स। तो यू हैव टू लेट पावर बी डिवॉल्व्ड down from Islamabad, down from Lahore, down from the Karachi into the municipal areas, और वहां से आपकी पॉलिटिक्स भी अच्छी होगी, वहां से आपके एक्सपेरिमेंट्स भी इकोनॉमिक होंगे अच्छे, वहां से नए लीडर्स भी आपके पास आएंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली पोलराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा क्योंकि अब आपने नीचे की सतह पे पावर दिया हुआ, और नीचे की सतह पे आप गली मोहल्ले में उस तरह अपने मोहल्ले के लोगों से बात नहीं करते जिस तरह आप लोकसभा में या नेशनल असेंबली में जाके बात करते हैं दूसरी साइड से, राइट? बिकॉज वो आपके सामने है, उसने आपने उसके साथ टाइम गुजारना है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड, और आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान मेड अ की मिस्टेक, वो डिवोल्यूशन नहीं हो पाई। ये हम अक्सर चाइना के तरफ भी देख करके बोलते हैं कि वहां हम देखते हैं अच्छा डिक्टेटरशिप है लेकिन एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है, और वो एक की डिफरेंस है जिसने चाइना में प्रॉस्पेरिटी बनाई है कि हम सोचते हैं उनकी अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से है, लेकिन एक्चुअली उनमें ठीक है एक पार्टी का रूल है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन सिटी लेवल प्रोविंस लेवल पे बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान से भी ज्यादा है, और दिख रहा है कि पाकिस्तान में और कम है। शायद हम ग्राफ बना सकते हैं और लेसन ड्रॉ कर सकते हैं। और फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क है ना, तो चीन डिसेंट्रलाइज्ड है, फेडरल नहीं है, लेकिन नहीं है। बिल्कुल। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब उज़ैर आपने बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया हमारे दर्शकों के लिए कि हम लोग समझ पाए क्या ब्रॉड हिस्ट्री थी पाकिस्तानी इकोनॉमी की। तो अब आ जाते हैं आज के जो प्रासंगिक विषय हैं, कंटेम्पररी इश्यूज, वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे ख्याति ने ये पॉडकास्ट की शुरुआत की थी इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई काफी बढ़ गई है। तो मैं चार्ट देख रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में इन्फ्लेशन रेट्स कैसे रहे हैं। तो एक दशक पहले तक ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ कभी किसी साल आगे पीछे हो रही थी बात, लेकिन इतना फर्क नहीं था। लेकिन इस पिछले दशक में काफी फर्क आ गया है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 2023 में 30% हो गया था, मतलब तो बिलीव नहीं कर पा रहे हम। तो क्या हुआ है पिछले 10 साल में स्पेसिफिकली जिसकी वजह से इतना डाइवर्जेंस हो गया? जी, तो इससे पहले मैं उधर जाऊं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज को कनेक्ट करने के लिए जो हमने पूरी तारीख डिस्कस की, वो है मिड 90s 2000s का पॉइंट।
उसमें मैं क्विकली दो चीजें कह दूं। पाकिस्तान ने इंडिया जैसे रिफॉर्म्स एक तरह से करने की कोशिश की 90s में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जब वो पावर में आए। लेकिन अगेन ये जो पॉलिटिक्स का मसला था वो इतना गंभीर था कि वो रोटेटिंग चेयर्स चल रही थी बिटवीन शरीफ एंड भुट्टो। तो शरीफ ने कुछ किया, वो आउट हो गए, 18 महीने के लिए एक और गवर्नमेंट आई, वो आउट हो गए, फिर शरीफ साहब वापस आए, कारगिल हो गया, मार्शल लॉ लग गया, मुशर्रफ आ गए, वॉर ऑन टेरर वापस चल गई, पैसे वापस आ रहे थे तो ग्रोथ हो रही थी। फिर 2007-8 में एंड ऑफ डिक्टेटरशिप होती है, और जो आज सिस्टम है पाकिस्तान में ये 2008 से चला जा रहा है। तो ये बात ज़रूरी है समझना कि एक अटेम्प्ट की गई थी अर्ली 90s में नवाज शरीफ की तरफ से, और फिर एक अटेम्प्ट की गई थी मुशर्रफ साहब से डिक्टेटरशिप के अंदर टू राइट द इकोनॉमी, जिसमें डॉक्टर इरशाद हुसैन और काफ़ी सारे और टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे थे। एक तरह से उसने ग्रोथ स्पर्ट दिया, लेकिन देन इट वेंट आउट अगेन, जियोपॉलिटिकल रेंट्स आ रहे थे और द वॉर ऑन टेरर पिक्ड अप और वायलेंस बढ़ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई एटसेट्रा। अब 2008 से लेके आज तक क्या हुआ है पाकिस्तान में कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो आईएमएफ के पास जाती है। 2008 में पीपल्स पार्टी गई, 13 के बाद पीएमएलएन गई, 18 के बाद इमरान खान साहब गए, 2022 में प्रोग्राम चल रहा था, ऑफ ट्रैक था, उसको ऑन ट्रैक शहबाज शरीफ साहब ने लाया, एक 1 ईयर एसबीए स्टैंड बाय अरेंजमेंट डील हुई, और अब इलेक्शंस के बाद दे आर अगेन होपिंग, आज ही वजीर खजाना का बयान है कि ही इज होपफुल के $6 बिलियन का आईएमएफ प्रोग्राम अगले चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इन सारी प्रोग्राम्स की जरूरत इसलिए पेश आई पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती थी हमेशा। डॉलर्स की शॉर्टेज क्यों हो जाती थी? डॉलर्स की शॉर्टेज इसलिए हो जाती थी कि पाकिस्तान का इंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा मईशत का निज़ाम, वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बन चुका है। अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी पाकिस्तान में चलती है इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर। तो जब आपने ग्रोथ जनरेट करनी होती है, तो आप उस ग्रोथ को जनरेट जैसे ही करते हैं, आपके इंपोर्ट पेमेंट्स बढ़ जाती हैं। प्लस यू आर एन एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, तो एनर्जी आपके मुल्क में आती है, क्राइसिस हम आप सबको याद होंगे, आपकी ऑडियंसेस को भी, ऑयल प्राइस का शॉक इंडिया में भी इस पे जब आता है तो बड़ी बात होती है। तो इस एरा में ऑयल प्राइस शॉक्स भी काफ़ी सारे आए। तो आपके पास डॉलर्स खत्म है। अब जब डॉलर्स खत्म है तो आपकी एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं तो आपकी महंगाई ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो ये एक नंबर वन ड्राइवर था इस पूरे एरा के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ाने का। दूसरा बड़ा ड्राइवर ये है कि सरकार जो है किसी भी देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट्स रन करती है, लेकिन अगर आप फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा चलाना शुरू कर दें, यानी कि आप मुल्क में पैसा ज़्यादा छाप रहे हैं बनिस्बत इसके जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है महंगाई, क्योंकि सप्लाई जो है करेंसी की वो बढ़ी चली जा रही है। इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि या तो अपने एक्सपेंसेस कट करें या आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं। Pakistan ka tax revenue as a percentage of GDP for the last 15 years or so has roughly been hovering around 10% of GDP, 9 to 10%. इसको कम से कम होना चाहिए 15% ऑफ जीडीपी। लेकिन ये क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि पॉलिटिकली अनफीजिबल है कुछ सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना। फॉर एग्जांपल इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, बहुत बड़ा रिफॉर्म था, यूनिफाइड मार्केट क्रिएट की, लेकिन एक तरह से टैक्स कंप्लायंस भी फोर्स की स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ताजर, रिटेलर्स के ऊपर। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम जो है कंप्लायंस का ऑन द रिटेल एंड होलसेल साइड नहीं है। तो ये पूरा सेक्टर जो है टैक्स नेट के बाहर है, तो आप उससे कलेक्ट नहीं कर सकते। आप मुशर्रफ तक जो एक डिक्टेटर था, अथॉरिटेरियन लीडर था, उसने कोशिश की टैक्स लगाने की, ताजिर सड़कों पे आ गए, उन्होंने रोड बंद कर दिए, पॉलिटिकल मसला हो गया, मुशर्रफ बैक्ड ऑफ। उसके बाद किसी गवर्नमेंट में भी इतनी ताकत नहीं आई कि वो कह सके कि भाई आप भी इस देश के रहने वाले हैं, आप भी कंट्रीब्यूट करें एक फेयर अमाउंट। नंबर एक। दूसरा इशू जो है टैक्स साइड पे, वो आपका है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड बिग लैंडलॉर्ड, जिस पे हम बात कर चुके हैं। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, जो रूलिंग एलीट है, लैंड होल्डिंग एलीट है, वो असेंबलीज में बैठती है, वो अपने ऊपर कैसे टैक्स लगाएं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आप गूगल कर सकते हैं, 2019 या 20 में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने पार्लियामेंटेरियंस के अपने टैक्स रिकॉर्ड्स पब्लिश किए कि वो कितना डिस्क्लोज करके टैक्स पे करते हैं।
उनमें से बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो ज़ीरो टैक्स पे करते हैं। इट डज़न्ट ऐड अप, बट देयर इज़ अ लूप होल इन द सिस्टम बिकॉज़ ऑफ दैट, राइट? कुछ ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक सैलरीड इंडिविजुअल से कम टैक्सेस सालाना जमा कराते हैं क्योंकि लूप होल्स हैं। वो लूप होल्स फिक्स नहीं हो रहे, particularly related to the agricultural income in the country. In fact, इस हफ्ते खबर आई है कि IMF प्रेस कर रहा है पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि आप एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाएं क्योंकि इसके बगैर आप दिस इज नॉट एन इक्विटेबल सिस्टम एंड रिसोर्सेज आपको जनरेट करनी है। तीसरा बड़ा सेक्टर पाकिस्तान में जो अनटैक्स्ड है वो है प्रॉपर्टी का सिस्टम। सो पाकिस्तान में स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग ऑफ लैंड एंड द स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग जिसे हम फाइल्स कहते हैं पाकिस्तानी पार्लांस में, कि फाइल्स ट्रेड होती हैं पाकिस्तान में प्लॉट्स के ऊपर, वेकेंट लैंड के ऊपर, ये कंप्लीटली एक अंडर टैक्स्ड सेक्टर है और जिसके अंदर बहुत स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी होती है और काफ़ी सालों से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द कंपेरेटिव स्टेटिस्टिक हियर इज के भारत का शहर पूना जो है वो पूरे पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करता है, व्हिच इज जस्ट इनसेन। नहीं हो सकता, आपने रिफॉर्म करना है सिस्टम को। जबकि हम हिंदुस्तान में ही बोलते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम है। हम लोग हर बार यही आप बोलते हमसे हैं। बहुत ज्यादा आगे हैं। जयपुर, मैंने कुछ कंपैरिजंस किए हुए हैं और भी इंस्टीट्यूशन ने कंपैरिजंस किए हुए हैं। जयपुर जैसे शहर जो है वो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कलेक्ट करते हैं पाकिस्तान में टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उसकी वजह से एक एक तो टैक्स का इशू है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली एक इशू ये है कि आपने इकोनॉमी को जो एरियाज हैं अनप्रोडक्टिव एरियाज को इंसेंटिवाइज किया हुआ है। फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर क्यूमुलेटिव टैक्स जो अगर हम डिविडेंड्स प्लस इनकम वगैरह ऐड करें तो वो तकरीबन 50% है आज पाकिस्तान में। और अगर आप प्रॉपर्टी, वेकेंट प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करें, घर बैठ के फोन पे व्हाट्सएप पे लगा के 2-2, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्सचेंज करें, उस पर टैक्स है ही नहीं, तो बंदा क्या करेगा? He will obviously or she will obviously go into the under tax sector, which is an unproductive sector। तो जो आपका मैंने समझाया कि एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट मॉडल है, उसमें आपको तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करनी है, लेकिन आप टैक्स इंसेंटिव जो है वो अनप्रोडक्टिव साइड पे दे रहे हैं और एक्सेसिव टैक्सेशन जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो IMF टारगेट सेट करता है कि भाई इतने तो आपने कलेक्ट करने ही करने हैं। तो आप कहते हैं आसान तरीका क्या है? अच्छा भाई जो कंप्लायंट है उसको ही पकड़ो, बाकी सारे तो पॉलिटिकली मुश्किल फैसले हैं तो उनको जो है किक इट डाउन द रोड। सो दैट्स बीन द स्टोरी, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ी है पाकिस्तान में, एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। कंपैरेटिव फिगर ये है जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ 2019 से 2019 से, कि पाकिस्तान में CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, हैज इंक्रीज्ड इन दैट पीरियड बाय 3 times द पेस एट लीस्ट कंपेयर्ड टू इंडिया एंड बांग्लादेश। दैट हैज बीन द इम्पैक्ट। तो ये जो महंगाई की एक जो वेव आई है पिछले 4 साल में, कल खुर्रम हुसैन ने भी इस पे कॉलम लिखा है, it's unprecedented in nature in Pakistan. The country has never experienced anything like this। और अभी इसमें और महंगाई आएगी। ख्याति, आपने जो शुरू में कहा कि बिजली के बिल के ऊपर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, अभी अगस्त में आएगा पहला इम्पैक्ट बिजली के बिल्स का, और इट्स गोना बी मच मोर पेनफुल, इवन मोर पेनफुल। इसी साल सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स और बढ़ा दिया गया है। देयर बिन अप इन आर्म्स के हमारे ऊपर और टैक्स लगा रहे हैं आप, महंगाई वैसे ही है, दूसरे सेक्टर्स पे लगाएं। तो दैट इज अ बिग ड्राइवर ऑफ द होल थिंग। ये दो चीजें। आखिरी चीज पे मैं ये कहूंगा, इन्फ्लेशन का ड्राइवर है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कैसे कि 2018 में इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, rigged इलेक्शंस होते हैं। एवरीबडी हु फॉलोज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एग्रीज, अनलेस यू आर अ पार्टिजन ऑब्जर्वर और आप दूसरी PTI की साइड पे, तो आप कहेंगे नहीं वो बड़े अच्छे इलेक्शंस थे, बट लार्जली स्पीकिंग दे वर rigged इलेक्शंस। चलें, हुकूमत आ गई, इमरान खान साहब वजीर आजम है, वो हुकूमत चल रही है, लेकिन उनकी थोड़े टाइम बाद लड़ाई हो जाती है फौज के साथ। 2022 में फौज फैसला करती है कि हमने इमरान खान को हटाना है, पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। पाकिस्तान इस वक्त IMF प्रोग्राम में है और एनर्जी प्राइसेस आर थ्रू द रूफ बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। ऑयल प्राइस जा चुकी है। खान साहब कहते हैं कि अच्छा मुझे तुमने निकालना है ना, किसी और को लाना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एनर्जी प्राइसेस फ्रीज कर देता हूं, सब्सिडी देता हूं, और अब आप मुझे निकाल दो। आने वाली हुकूमत ने जो है वो प्राइस पास ऑन करनी पड़ेगी हुकूमत अवाम के ऊपर, तो उसकी पॉपुलैरिटी तो हो जाएगी खत्म।
शहबाज शरीफ साहब आते हैं, पार्लियामान में वजीर आजम बनते हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, वेरी गुड गाय, मैन हु नोज हिज इकोनॉमिक्स, इज अ पीएचडी इन द सब्जेक्ट। वो समझा रहे होते हैं वजीर आजम और उनके काबीना को कि भाई इसको जल्दी खत्म करो, आईएमएफ प्रोग्राम भी ऑफ ट्रैक है और इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और इवेंचुअली करेंसी भी नीचे जा रही है और जाती रहेगी और हमारे पास पैसे नहीं है, तो इन्फ्लेशन तो होनी है, आज फैसला कर लो, कल तो करना पड़ेगा। They spend weeks on this. So the government's fiscal deficit continues to balloon and then they pass on the price. तो अब आपके पास डबल वैमी हुआ, एक इन्फ्लेशन आई डेफिसिट साइड की तरफ से और करेंसी कोलैप्स की तरफ से, एक इन्फ्लेशन आई एनर्जी प्राइस पास ऑन करने की तरफ से। तो ये एक नया बॉम्ब इन्फ्लेशन का अनलीश होता है इकोनॉमी के अंदर और इस बॉम्ब से मुल्क अभी निकलना ही शुरू होता है। तो अगस्त में फ्लड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एक फूड प्राइस शॉक आ जाता है, जिसकी वजह से और इन्फ्लेशन होती है और ऑब्वियसली रूरल इकोनॉमी पर्टिकुलरली सिंध के अंदर और सादर्न पंजाब के अंदर तबाह हो जाती है। तो ये दो एक्सोजेनस शॉक्स थे, बट अगेन इनका पर्टिकुलरली एनर्जी प्राइस का इशू पॉलिटिक्स के साथ था कि ही लेफ्ट अ लैंड माइन और उस लैंड माइन को डिसमेंटल नहीं कर पाई सरकार तेजी से और फिर उन्होंने और गलतियां की, एक्सचेंज रेट को फ्रीज करने की कोशिश की। मिफ्ता इस्माइल वाज आउट बाय दैट टाइम, नवाज शरीफ फेवरेट इसहाक डार वाज फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा मैं आईएमएफ से जो है टफ नेगोशिएशन करूंगा और आंखों में आंखें डाल के नेगोशिएशन करूंगा और हम करेंसी को जो है स्ट्रांग रखेंगे, वीक नहीं होने देंगे। एवरीबडी न्यू द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, तो मार्केट में स्पेकुलेशन हो गई, यू आर एन इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, so anything that's imported was being stalled and your currency was crashing, inflation came through again. अब जाके थोड़ी संभली है इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, बट इवन इन द नेक्स्ट 2 to 3 months we will see another spike in inflation, holding the politics constant in the country. Politics अगर साउथ जाती है तो another risk will be added over here. बट थैंकफुली जो इन्फ्लेशन 38% तक गई थी, ऑलमोस्ट 40% हो गई थी, वो अब एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि इस साल कम होते होते 15, 12, 18% हो जाएगी, विच अगेन कंपेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड लोग कहेंगे 15% महंगाई में तो आपकी सरकार गिर जाएगी, 15% में इस्लामाबाद की सरकार कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, इसको तो हम मैनेज कर पाएंगे थोड़े टाइम तक। और मैं वहाँ पाकिस्तान एक्सपीरियंस में ही सुन रहा था कि किस तरीके से अभी पुरानी कारें और महंगी हो गई है कंपेयर टू द प्राइस दैट वाज अर्लियर। तो ये भी बहुत ही अजीबोगरीब बात है। हाँ, इसके अंदर देखें ना, इसकी वजह ये है प्रणय, वो ये कि गाड़ी जो है पाकिस्तान में उसकी लोकल वैल्यू एडिशन इज मिनिमल, लेट्स से एट मैक्स 15-20% हम कहते हैं। तो गाड़ी जो है, एक टोयोटा कोरोला जो है, वो एक डॉलराइज्ड एसेट है, राइट? या अगर आपने ऑडी इंपोर्ट करके ली हुई है, आप अमीर हैं, तो वो तो पूरा का पूरा ही डॉलराइज्ड एसेट है, राइट? अब आपने वो गाड़ी ली $200 पे, आज डॉलर हो गया है 250, ठीक है ना? तो आप डिप्रिसिएशन भी उससे निकाल दें तो जस्ट डॉलराइज्ड एसेट की वैल्यू रुपी टर्म्स में तो बढ़ गई ना। इसी वजह से गाड़ियां जो हैं वो पुरानी गाड़ियां और महंगी हैं। ये तो बहुत ही सही सही बात बताई। उज़र, आपके पॉडकास्ट को मैं सुन रही थी तो उसमें ये भी मुझे सुनने को मिला कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 22% है फिलहाल बैंक्स में। जी। सो वो भी हमको, वो नंबर सुन के भी मुझे थोड़ा-सा शॉक लगा कि यार 22% मतलब। और उसके अंदर देखें अगेन ये इशू है फिस्कल डेफिसिट का, राइट? जब सरकार जो है, इट्स क्राउडेड आउट द एंटायर प्राइवेट सेक्टर इन द क्रेडिट साइड ऑफ द मार्केट। बैंक जो है अब उनके एक बैलेंस शीट प्रॉब्लम बन चुका है क्योंकि उन्होंने सरकार को इतना लोन दिया। ऑब्वियसली आप देंगे, रिस्क फ्री एसेट है, सरकार डिफॉल्ट तो ऐसे नहीं करती, लेकिन अब सरकार का हाल इतना हो गया कि वो भी सोच रहे हैं कि यार थोड़ा ज्यादा दे दिया है। तो अब स्टेट बैंक क्या कर रही है? स्टेट बैंक फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम नाउ has been doing what are called open market operations. तो वो OMOs का scale इतना बड़ा है कि a lot of the people who follow are financial analysts of the banking sector, because these are public banks, most of them publicly traded. तो वो कह रहे हैं एक नया क्राइसिस बन रहा है कि सरकार बोरो करे जा रही है और बैंक्स क्योंकि नहीं देना चाहते, तो स्टेट बैंक क्या करती है? IMF ने पाकिस्तान को कहा कुछ साल पहले कि आप जो है ये काम बंद कर दें कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली लैंड करे सरकार को, क्योंकि बुरी आदत लग जाती है, बैंक हमारी है, अच्छा भाई पैसे दो, डेफिसिट फाइनेंस करना है, उससे इन्फ्लेशन होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको रोकते हैं।
लेकिन सरकार की आदत तो नहीं छूटी डेफिसिट रन करने की। तो सेंट्रल बैंक ने कहा भाई मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम बैंक्स में इंजेक्ट करेंगे लिक्विडिटी और उस लिक्विडिटी से बैंक्स जो हैं वो आगे सरकार को पैसे दें। तो दे मेक अ नाइस cushy spread. So the joke in Pakistan among financial analysts is that the most profitable place in a bank or the desk is the desk that lends to the treasury. एक दो बंदे चाहिए आपको, I'm exaggerating, छोटी सी टीम चाहिए आपको और उसने अरबों रुपए की हर महीना ट्रिलियंस ऑफ रुपीस इनफैक्ट फाइनेंस करनी है सरकार को और वो सब एक छोटा सा स्प्रेड है बट एट दैट स्केल दैट स्प्रेड इज अ लॉट ऑफ मनी एंड यू आर बेसिकली ड्राइविंग प्रॉफिटेबिलिटी अप ऑफ द बैंक्स। बट क्योंकि ये फाइनेंसिंग इतनी ज्यादा है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो अब आपने इन्फ्लेशन रोकने के लिए एक तरह से रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, जो कि पाकिस्तान में काफी टाइम तक नहीं था। तो रेट्स आप जैकअप कर रहे हैं, इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इन्फ्लेशन का लिंक इस वक्त फिस्कल साइड से है, मॉनेटरी साइड से नहीं है। तो मॉनेटरी टूल्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपको आईएमएफ के साथ कंप्लाई करना है और ऐसा ना हो कि सरकार की और आदत खराब हो जाए, रेट आपने ऊपर ही रखना है। तो सरकार बड़ी नाखुश है कि स्टेट बैंक रेट्स कट नहीं कर रहा। स्टेट बैंक कहता है कि वी आर मेंटेनिंग पॉजिटिव रेट्स और सबको मालूम है कि कट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आप नेगेटिव रेट्स की तरफ जाएंगे तो आईएमएफ का प्रोग्राम विल बी ऑफ ट्रैक और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ऑफ ट्रैक होगा तो और बहुत बड़े क्राइसिस खुल जाएंगे। सो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ। तो उधर यूजुअली तो मैंने वही देखा है राइट, आई मीन इंटरेस्ट रेट एक्चुअली ख्याति ने बोला 22, तो मुझे लगा तो कम, क्योंकि यूजुअली इट शुड बी इन्फ्लेशन प्लस रिस्क प्रीमियम इज द इंटरेस्ट रेट। तो ये तो नेगेटिव रिस्क प्रीमियम है, तो आपको तो उधार लेके बैठ जाना चाहिए राइट। तो इस वक्त काफी टाइम तक जो है वो नेगेटिव रियल रेट्स थे पाकिस्तान में। अब फाइनली कुछ महीनों से पॉजिटिव चल रहे हैं, बट अगेन अब जो नई रीडिंग आएगी इन्फ्लेशन की अगस्त के बाद वी विल सी। बट द स्टेट बैंक इज नाउ सेइंग राइटफुली सो के रेट्स आर इन द पॉजिटिव साइड, जिसकी वजह से अब लोग वापस पैसे जो हैं वो बैंक्स में भी डाल रहे हैं क्योंकि अगेन दीज आर रैशनल एक्टर्स, सो दे काइंड ऑफ नो कि अब रिटर्न इज वर्थ इट। लेकिन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू आर एब्सोल्युटली राइट कि या तो आप उधार लेके बैठ जाएं, लेकिन उधार मिल नहीं रहा क्योंकि सरकार ने फिस्कल साइड पे क्राउड आउट कर दिया है पूरे सेक्टर को। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि या तो आप स्पेंड करें या आप डॉलराइज करें, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योर मनी इन एन एनवायरनमेंट वेयर द सेंट्रल बैंक एंड द बैंक्स आर नॉट ऑफरिंग यू अ पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन आईएमएफ का इतना हस्तक्षेप रहता है, दखलंदाजी रहती है उधर, तो आईएमएफ तो बहुत ये मैक्रो चीजों को तो वो आई मीन इट विल वो डिक्टेट करेगा राइट कि अब यार ये तो गड़बड़ नहीं कर सकते। लाइक फिस्कली तो आपको ऑस्टेरिटी और ये सब तो आईएमएफ बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स यूजुअली देता है और लोग बोलते हैं कि आईएमएफ के चक्कर में आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान में अब थोड़ा उल्टा हो गया, ओवर टाइम लोगों को समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो इलेक्शन हार जाओगे, तो अभी पार्टियां जो है उनको समझ में आता है कि भाई डेमोक्रेसी में भी इन्फ्लेशन कम रखनी पड़ती है, अदरवाइज आपने इलेक्शन हारना ही हारना है। डायरेक्ट कोरिलेशन है, एटलीस्ट बीजेपी तो बहुत अच्छे समझती है, कांग्रेस को थोड़ा कम समझ में आता है, बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है इन्फ्लेशन के साथ हम नहीं जीत सकते। तो लेकिन ये आईएमएफ के इतने दखलंदाजी के बावजूद कैसे मैनेज कर रहे हैं पाकिस्तान में ऐसे? देखिए इस पे जो है वो बड़ा जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी जब बजट आया कुछ हफ्तों पहले तो उसके बाद रूलिंग पार्टी के अपने लोगों ने कहा कि यार ये तो बजट हमारा है ही नहीं, तो हम क्या करें मतलब इसके अंदर, राइट। दे ओपनली कह रहे थे कि ये आईएमएफ का बजट है and there is large validity to this as well and is part of the mainstream discourse in Pakistan कि IMF dominate कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को और मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर इंक्रोच कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा व्यू इस पे डाइवर्ट करता है वो ये है कि चलें ठीक है आईएमएफ इंटरफियर कर रहा है ना, वो इसलिए इंटरफियर कर रहा है क्योंकि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है और आप उसके पास जो है 2 दर्जन से ज्यादा दफा जा चुके हैं। 2008 से जैसे मैं कहा हर सरकार एक नहीं 2 दफा जा चुकी है कभी कभार। तो अब जब आप बार बार जाएंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जो आप चीज कहते हैं हम करेंगे आप वो करते नहीं है, तो वो तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है, उसने अपनी बात मनवानी है आपसे क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है। सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं जब ये बात करता हूँ पाकिस्तान में इवन ऑन मीडिया और व्हेन आई राइट माय कॉलम्स देयर इज नो गुड आंसर राइट। आईएमएफ ने तो नहीं कहा ना कि आप सिर्फ और सिर्फ सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगा के ऑस्टेरिटी फॉलो करें। आईएमएफ तो आप जब प्रपोजल देंगे अगर कि जी हम रिटेल सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं और उससे इतनी कलेक्शन होगी,
IMF तो नहीं कहेगा ना कि भाई इन पे नहीं लगाओ, उन पे लगाओ जो कंप्लायंट हैं। ये तो आपकी चॉइस है, राइट? आप नहीं करना चाहते। IMF ने तो आपको नहीं कहा कि पिछले 2 साल के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन प्लेसेस लाइक द नेशनल असेंबली, द सेनेट, द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस एटसेट्रा आप उसको 100% इन रूपी टर्म्स बढ़ा दें। IMF आप तो अब ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जी आप कहते हैं ठीक है टैक्स लगाना है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है, पहले तो बताएं दूसरी साइड से कैसे बढ़ाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 आप ये बताएं कि आपने अपने कट्स क्या किए। अब इस बजट के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त पैकेज दूध जो है, जो फॉर्मल सेक्टर से निकलता है, वो पेरिस से ज़्यादा महँगा है, दुबई से ज़्यादा महँगा है। तो अब लोग खुला दूध ही लेंगे क्योंकि वो इनफॉर्मल है। बट हम फॉर्मल मार्केट के अंदर पाकिस्तानी मिल्क प्राइसेस आर हायर देन दुबई एंड पेरिस राइट नाउ। तो ये बात IMF ने तो आपसे जबरदस्ती नहीं मनवाई ना, आपके पास ऑप्शन था आप अच्छी तरह से टैक्स नेट वाइडन कर दें, आपने डीपन कर दिया उसको फॉर द कंप्लायंट और उसके बाद अब इन्फ्लेशन होगी। तो ये सवाल अब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगेन जो सौरभ आपने बात की कि बीजेपी को भी पता है और इंडिया में पॉलिटिशियंस को भी पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से इलेक्शन हार जाओगे। पाकिस्तान में भी पता है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन सही तरह हो ही नहीं पाता। तो जब अवाम जो है वो फरवरी में आके उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया और वो ओपिनियन बड़े मुश्किल हालात में एक पार्टी की तरफ दिया जिसके पास सिंबल तक नहीं था, हालांकि उसके बावजूद उसके लोग जीते, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो ये अगेन ब्रिंगिंग द पॉलिटिक्स इनटू द इकोनॉमी, ये एक बड़ा मसला है रिलेटेड टू दिस होल इशू। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है क्योंकि जैसे हम लोग 1991 रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि वो इनएविटेबल था, लेकिन भारत में भी एग्जैक्टली ये डिबेट चल रहा था कि क्योंकि IMF कुछ कंडीशन दे रहा है तो कुछ लोग बोल रहे थे कि क्यों करना है ये सब, वापस वही रिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं या फिर सैलरी क्लास को ही और टैक्स नेट में ले आते हैं। तो पर जो बड़ा रिफॉर्म किया नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने, वो बहुत बड़ा चेंज था। हम लोग भी इसी तरीके का ट्रैजेक्टरी अपना सकते थे उस वक्त। अच्छा प्रणय, इसमें देखें बजट का एक एग्जांपल मुझे याद आया। अगेन योर ऑडियंस विल अंडरस्टैंड इट इनेटली बिकॉज ये इश्यूज तो दोनों देशों में इसी तरह डिस्कस होते हैं। सरकार कह रही है हालात खराब हैं, टैक्स लगाना है। अच्छा भाई, टैक्स उन पे नहीं लगाना जो मुश्किल है, तो आप पे लगाना है, तो आपका दूध महंगा हो जाएगा, आपकी सैलरी से ज्यादा कट जाएगा। अच्छा भाई ठीक है, बजट आ गया। सरकार उसके बाद कह रही है कि सरकारी मुलाजिमीन जो हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाह 25% बढ़ानी है। अच्छा भाई, मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे हो, उधर बढ़ा रहे हो। अच्छा, फिर सरकार कह रही है कि सिर्फ 25% नहीं बढ़ानी, कुछ एरिया जैसे नेशनल असेंबली वगैरह के जो एम्प्लॉइज हैं, उनको 3 महीने का बोनस भी देंगे। तो अवाम क्या कहेगी? अवाम कहेगी कि यार मतलब बहुत हो गया, मतलब मेरे बिजली के बिल जो हैं, वो मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो जून में गया हुआ था वर्ल्ड कप देखने कैरेबियन और US के अंदर। वो कहता है यार मैं वापस आया, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा बिल जो है वो 1.5 लाख रुपए है, डिवाइड बाय 3.5 कर दें तो इंडियन रेट आपके पास आ जाएगा। वो कहता है घर में कोई नहीं है, कैसे हो गया बिल इतना ज्यादा? पर उन्होंने चार्ज कर दिया क्योंकि उन्होंने दे यूज्ड or made utility bills also as a mechanism to collect taxes because there are leakages there। वो एक पूरी अलग एपिसोड है कि पावर सेक्टर के अंदर क्या मसला है पाकिस्तान के। बेस स्लैब इतनी हाई कर रखी है। That's the issue, but the government is not reflecting the will of the people in parliament because it is not, let's be very candid, it is not an elected government, it is a selected government, so it will do what it pleases because it is not held accountable। और उसको मालूम है its power is not being drawn by the will of the people, its power is being drawn by other powerful players in the country, and so long as it keeps them happy, power is secure। So this is where the connection breaks down, right? कि आपको मालूम है कि अच्छा भाई कर लो, क्या करना है। सैलरीड इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? सड़क पे आके क्या करेंगे? फार्मर्स की तरह तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ना, बेचारे ऑफिस में AC में बैठने की आदत है उनकी, तो कर लो जो करना है, कुछ नहीं होगा, 6 महीने बाद तक देखेंगे। तो ये जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, उसका एक क्लासिक केस तो हो गया ना, गवर्नमेंट डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। तो उससे निकलने के लिए एक जैसे तरीका
भारत में हुआ था वो था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, और वो भी क्योंकि हम लोगों ने फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स नहीं किए, मैन्युफैक्चरिंग में तो कुछ ग्रोथ नहीं हुआ इतना, लेकिन सर्विसेज में हुआ था, आईटी में हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि उसके लिए एक लैंड नहीं लेना पड़ेगा, मतलब बैंगलोर में इतनी सारी कंपनीज आ गई, तो उस तरीके की चीज पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पाई और अभी हो सकती है क्या? क्योंकि पाकिस्तान में भी हमें पता है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टैलेंट है कराची, लाहौर वगैरह में, तो आपको लगता है वो चीज पॉसिबल है विदाउट फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स आल्सो? आई थिंक इंटायरली पॉसिबल है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर जो है, फॉर्मल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में इज अ फास्ट ग्रोइंग सेक्टर एंड दैट्स अ ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी। इनफैक्ट अगर कंपेयर आप करें outsourcing costs between, let's say, Pakistan, India, and Ukraine, like 3 markets, right? You can like broadly look at, which मैं Upwork पे थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, तो पाकिस्तानी talent is basically 25 to 30% cheaper than the other 2 markets, primarily because of the exchange rate issue. मसला अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक इशू ये है कि आपकी जो पूरी enabling environment है, क्या वो इतनी ज्यादा enabling है जितनी होनी चाहिए? Even on the tech side, the answer to that right now is no. फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स के इश्यूज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज हैं। तो ये सारे इश्यूज प्रिवेंट करते हैं एक तरह से इन चीज़ों को बढ़ने में। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि फास्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट इन द आईटी साइड इज फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्योंकि अगेन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इस तरह नहीं है, तो वो फॉर्मल में कैप्चर नहीं होता जिस तरह उसे होना चाहिए। So it can be done, and it can be done very aggressively and very quickly, and governments have talked about it. And to an extent, this is where I would give successive governments credit, starting with Imran Khan's, कि उन्होंने फोकस किया है इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, बिकॉज दे सी कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रणय, मैं ओरिजिनल जो पहले हम बात कर रहे थे उस पर जाऊंगा कि ये सेक्टर ग्रो होता है ओनली व्हेन यू हैव केपेबल ह्यूमन टैलेंट। केपेबल ह्यूमन टैलेंट करने के लिए पहले तो आपने यूथ लिटरेसी बढ़ानी है, फिर उसके बाद आपने उसको कॉलेज में डालना है, फिर आपने सप्लाई ऑफ आईआईटीज टाइप इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये सारे बढ़ाने हैं। अनफॉर्चुनेटली ये उस तरह नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे एक बजट आता है, जैसे इंडिया में आता है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कहा जाता है इसे। It has been consistently cut in both real and nominal terms over the last few years as part of the austerity part, जो सौरभ जिस पे बात कर रहे थे, कि आपके पास पहले तो आपको इस पे ज्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, आप उस पे कट कर रहे हैं या फ्रीज किया हुआ है तो रियल टर्म्स में कट हो रहा है। नंबर 2, वो कमीशन जो है कुछ साल पहले तक एटलीस्ट वाज प्रॉपर्ली डिसफंक्शनल। इसके अंदर कैप्चर है, फेक पेपर मिल्स हैं, काम सही तरह नहीं हो रहा। तो आप अगर एकेडमिक से पाकिस्तान में बात करें और उनसे पूछें कि भाई व्हाट इज द स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद वेयर इट इज। तो अगेन यू नीड अ रिफॉर्म ऑन दैट साइड एज वेल टू जनरेट द सप्लाई साइड। इस पे बात हो रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही। बट अल्टीमेटली चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई और देश हो, बात आके अटकेगी, आईटी सेक्टर हो या ना हो, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स पे बात आके अटकेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, और बात आके अटकेगी कि क्या आपका जो इन्वेस्टर है लोकल है या फॉरेनर, डजंट मैटर इन माय व्यू। उसको एक तरह से सिक्योरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है, बेसिक चीजें हैं, राइट। डॉक्टर अली हसनैन जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं लम्स में, वो बड़ा आराम अच्छे तरह से इसको सम अप करते हैं हमेशा, मुझे बड़ी पसंद आई कि किसी भी मुल्क में प्रोग्रेस होने के लिए 3 चीजों की सिक्योरिटी होना लाजमी है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। वो नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर, इसमें हिंदुस्तान में लोग आईआईटीज को काफी क्रेडिट देते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ था। जो बल्क हमारा मैन पावर क्रिएट हुआ आईटी, और आईटी सर्विसेज बहुत इतना हाई एंड नहीं होता है उतना, मतलब क्या कहते हैं, आई मीन आपको ऐसे आईआईटी वाईटी नहीं चाहिए उसके लिए। तो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इस टाइप की टेक्निकल एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ क्या? ये हमारे यहाँ 90s में हुआ है, और उसका इम्पैक्ट भी अब, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है ये इसी वजह से हो रही है, फ्रीलांसिंग में इन पर्टिकुलर हो रही है। प्लस अब एडवांटेज ये है कि थैंकफुली बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन आपके पास फोन है,
इंटरनेट कनेक्शन है, तो अब काफ़ी सारे बच्चे-बच्चियाँ जो हैं वो इंटरनेट पे सीख के अपना काम शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई पर्सनली नो ऑफ लाइक वेरी अमेजिंग स्टोरीज़ ऑफ लाइक young women out of slums in Islamabad or in rural Sindh जिन्होंने अपना जो है वो ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन शॉप निकाल के अपना काम शुरू कर दिया और वो अब they're entrepreneurs, right? We don't like to think of them, as you said, as entrepreneurs or the freelance type as the IT साइड पे हमें AI और क्वांटम कंप्यूटिंग और इन चीज़ों पे ज़्यादा ऑटोनॉमी इन पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है. But that's happening. Again, I think that can happen a lot more. And it can happen a lot more जहाँ आप बेसिक स्टेबिलिटी दें और एक विजन दें. इस वक्त जो कोर मसला है पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स इज फंडामेंटली ब्रोकन. और क्योंकि इन्फ्लेशन जिस पे हमने बात की इतनी ज़्यादा है, पॉलिटिक्स इतना डिसफंक्शनल है कि लोग उम्मीद जो है वो खो रहे हैं. And that's not good. Cynicism is really terrible for a young country to have in its populace. और उसकी वजह से टैलेंट जो है वो बाहर भी जा रहा है. So we've seen an aggressive increase in people leaving the country, and people who typically leave the country in any country, including India and Pakistan, the first ones to leave are typically the ones who are highly educated, especially through former routes. Canada चले गए, Australia चले गए, Saudi Arabia चले गए. Migrants वगैरह जो जाते हैं, जो कि मैक्सिको के थ्रू अमेरिका आते हैं या डंकी मार के कहीं और जाते हैं, वो तो इस गिनती में आते भी नहीं है. तो वी काइंड आर सीइंग formal exits grow as a result of this crisis as well. तो उधर मैं मतलब हमने काफी दिक्कतें डिस्कस करी, तो मैं एंड में पूछना चाहता था कि इस अंधकार में आपको मतलब आशा की किरण किधर दिखती है? व्हाट्स द रे ऑफ होप ओवरऑल? I think the ray of hope, सौरभ, is के एक तरह से पाकिस्तान में after many years and decades of people largely डिबेटिंग कि ठीक है हमें सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए, डेमोक्रेसी से इतना कुछ नहीं होता, बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा है कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक का एक आइन है और मुल्क जो है आइन की या कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडियन लैंग्वेज में संविधान के ऊपर चलना चाहिए. तो दैट्स अ रे ऑफ होप टू मी कि एक अवेकनिंग हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो 2022 से पहले जो है किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म फौज के किरदार का बर्दाश्त नहीं करते थे. लेकिन वो क्योंकि इमरान खान के बड़े मानने वाले थे, तो 2022 के बाद से वो खुद मानते हैं कि उनकी आंखें खुल गईं. तो मैं उन्हें कहता हूं कि उम्मीद है कि आपकी आंखें फिर आगे भी खुली रहेंगी. जब आपकी बारी, आपकी सरकार आएगी, तब भी आप ऐसी बातें करेंगे. तो दैट गिव्स मी होप. अगेन कैन गो ईदर विच वे. जो मेरे से बड़े हैं वो कहते हैं यार ये देखना जब पावर में आएंगे ना तो फिर कोई ऐसी बात नहीं करेगा, जो कि नून लीग के साथ हुआ. नवाज शरीफ ने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, लेकिन जिस तरह से अब वो गवर्न कर रहे हैं तो वो नारे की अब वो बात भी नहीं करते, बल्कि खुद भी कुछ बात नहीं करते. आई थिंक दैट अवेकनिंग इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक दूसरी जो ब्राइट साइड है वो ये कि एक जब आप क्राइसिस में चल रहे होते हैं ना और उसमें सरवाइव कर रहे होते हैं, तो एक इनहेरेंट आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि आपको थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी मिले ना तो आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे. ये बात मेरी एक एंटरप्रेन्योर से हुई थी. ही रन्स लाइक अ लोकल टूरिज्म स्टार्टअप सिमिलर टू ओयो इन इंडिया. दे गो इनटू लाइक बेड एंड ब्रेकफास्ट और ये वो रिमोट एरियाज में. उनको कहते हैं हम आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे. लोकल टूरिज्म वैसे ही बढ़ रहा है क्योंकि लोग बाहर जाने की उनकी परचेसिंग पावर कम हो गई है. तो वो मुझे कह रहा था लास्ट ईयर की दो साल तकरीबन पुरानी बात है. वो कहता है यार उज़ैर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और कंपनी स्टार्ट करते करते 4 साल हो गए. इट्स स्टिल डूइंग डिसेंटली वेल. और ये सब मैंने उस जमाने में किया जिस जमाने में ये सारा क्राइसिस है. और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आई एम ग्रोइंग थैंकफुली एंड आई एम डूइंग ओके. इट्स नॉट फन बट इट्स स्टिल ओके. एंड ही इज लाइक सोचो अगर मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए तो क्या होगा, राइट? देयर आर many entrepreneurs like that who are making LED light bulbs and circuit boards and things that you don't hear of, which they now say Pakistan is competitive in क्योंकि exchange rate की वजह से. वो कहते हैं ease of doing business नहीं है, लेकिन उसके बाद भी we are competitive. We just need some baseline stability to come. So that is a ray of hope for me कि कहीं ना कहीं जाके एक मोमेंट आएगा जहाँ एलीट जो है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस इकोनॉमिक्स में बिलीव करना शुरू करेंगे. That was also the reason why, for example, I started Pakistanomy, why Shahzad does the Pakistan experience, why many others do what they do.
कि वो डिस्कोर्स को आगे लेके ही जाएंगे तभी समझ बढ़ेगी। इसी वजह से आपकी भी ये पॉडकास्ट है, राइट? आई थिंक दैट गिव्स मी होप। एंड आई थिंक फाइनल होप जो मेरी वो ये है, एंड अगेन पीपल हु आर ओल्डर देन मी थिंक आई एम टू नाइव टू से दैट जनरेशनल शिफ्ट आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो करंट एलीट रूलिंग क्लास है, इट्स बेसिकली इन द ट्वाइलाइट जोन ऑफ देयर लाइव्स। और वो 2030 तक अगर हम देखें, 6 साल बेसिकली, लेस देन 6, they're not going to be there that long. तो एक जनरेशनल शिफ्ट आएगा और होप यही है कि उस जनरेशनल शिफ्ट की वजह से हालात भी बदलेंगे, पॉलिसीज भी बदलेंगी, बिहेवियर भी बदलेगा. And I think that gives me hope because this crisis has gone on for far too long. And out of this crisis is emerging, there are some silver linings जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान अपनी ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज कर पाए. सर मैं यही कह रहा था, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया और जैसा कि आपने ये भी बात बताई कि ये उम्मीद पे दुनिया कायम है और मुल्कों की तकदीर में हमने देखा है कि जो एलिट्स का किरदार है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो होपफुली आपने जैसे बोला जनरेशनल शिफ्ट की वजह से एलिट्स will make the right decisions and take different course and change the economic destiny of the country. So उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याति आप भी कुछ कह रही थी, तो बोलिए। हाँ, और मैं कह रही थी कि मेरा बड़ा लेसन है, आपने बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया उज़ैर आपकी पूरी बातों से। तो मुझे एक बहुत बड़ा लेसन तो ये लगता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स इतने इंटरट्वाइंड है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कितनी महत्वता है एक अच्छी इकोनॉमी के एंगल से, तो वो मेरे लिए एक बड़ा टेक अवे है। और मैं हमारे श्रोताओं को कहना चाहूँगी कि उज़ैर का बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है पाकिस्तानोमी, जिस पे इन सारे विषयों पे वो बहुत गहराई से बातें करते हैं और एक्सपर्ट्स के साथ वो बातें करते हैं। तो अगर आपको पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में और समझना है तो आप उनके पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिए। और इसी के साथ आज आपको हमारी बातें कैसी लगी उसके बारे भी हमें बताइए। और इसी के साथ शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।